के सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज की प्रेजेंटेशन कोरियन वॉर से रिलेटेड है, 1953 तक जारी रही। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान। चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सवाल आया, CSS का पेपर था यूएस हिस्ट्री का पाकिस्तान में 2024। सवाल पूछा गया कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द कोरियन वॉर। तो देखते हैं कि ये सवाल से हम क्या जान सकते हैं। देखिए, 1910 से जापान ने कोरिया को ऑक्युपाई किया हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को अमेरिका के हाथों शिकस्त होती है और वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की शिकस्त के बाद अमेरिका और उसके इत्तेहादी यानी सोवियत यूनियन ने जापान से कोरिया को आज़ाद करवा लिया और फिर इन दोनों मुल्कों ने इसे आपस में बांट लिया और यूं कोरिया का ये पेनिनसुला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में डिवाइड हो गया और यूं कोरिया को इत्तेहादी फ़ौजों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और ये डिवीज़न 38 पैरेलल लाइन पर डिवाइड की गई, जो कि कोरियन पेनिनसुला के तकरीबन बिल्कुल बीचम बीच है। और यूं जंग के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका ने कोरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपनी फौजें भेज दी। सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया में दाखिल होकर वहां कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की, जबकि अमेरिका ने साउथ कोरिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की हिमायत की। 1948 में इस डिवीजन के नतीजे में नॉर्थ कोरिया में कम्युनिस्ट कोरिया और साउथ कोरिया में डेमोक्रेटिक कोरिया की फॉर्मुलेशन होती है और तब से नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म और साउथ कोरिया में डेमोक्रेसी को अपना लिया गया। कोरिया की जंग की फौरी वजह 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया पर हमला था। नॉर्थ कोरिया ने 38 पैरेलल लाइन को पार करते हुए साउथ कोरिया में फौजी कार्रवाई शुरू की। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग का मकसद पूरे कोरियन पेनिनसुला को कम्युनिस्ट हुकूमत के तहत कर देना था और इस हमले की वजह से जंग की इब्तिदा होती है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने खुसूसन अमेरिका ने साउथ कोरिया की हिमायत की और मदाखलत शुरू करी। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा यानी कि किम इल संग को सोवियत यूनियन और चीन की पैक हासिल थी, जिन्होंने इसे मिलिट्री एड भी फराहम की। इस हिमायत ने नॉर्थ कोरिया को यकीन दिलाया कि वो साउथ कोरिया पर हमला करके उसे फतह कर सकता है। 1950 के अंदर कोल्ड वार की जो टेंस था वो अपने उरूज पर था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट ने नॉर्थ कोरिया को ये मौका फराहम किया कि वो कम्युनिज्म के बढ़ावे के लिए ये कार्रवाई कर डाले। उस वक्त अमेरिका साउथ कोरिया में फौजी तौर पर कुछ कमजोर नजर आ रहा था, जिसने नॉर्थ कोरिया को हमला करने की हिम्मत दी। 1950 में साउथ कोरिया की हुकूमत प्रेसिडेंट सिंगमिन री के कंट्रोल में थी। सिंगमिन री साउथ कोरिया के पहले प्रेसिडेंट थे और 1948 में मुल्क की क़यादत संभालने के बाद एक मजबूत मुखालिफ कम्युनिस्ट लीडर के तौर पर सामने आए। साउथ कोरिया में इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन और गवर्नमेंट की कमजोरी ने नॉर्थ कोरिया को हमले के लिए तैयार किया और कमजोर पॉलिटिकल लीडरशिप और सोशल इनस्टेबिलिटी की वजह से नॉर्थ कोरिया को ये यकीन था कि वो साउथ कोरिया पर कब्जा कर लेगा। इस दौरान अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन ने नॉर्थ कोरिया के हमले को खत्म करने के लिए 38 पैरेलल लाइन की सरहद को बहाल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस के इत्तेहाद में अमरीकी फौज भेजने का फैसला किया। इस जंग में अमरीकी फौज ने जमीनी लड़ाई के साथ साथ एयरफोर्स और नेवल फोर्स के जरिए से भी पूरी ताकत के साथ जवाब दिया। यूनाइटेड नेशंस की फौजों में जिनकी क़यादत अमेरिका ने की, इसमें तकरीबन 18 लाख फौजी थे, जिसमें अमेरिका, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, टर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चंद दूसरे मुल्कों की फौजें भी शामिल थीं। मगर सबसे ज्यादा इसमें अमेरिकी फौजी थे जो तकरीबन 15 लाख थे, जबकि दूसरी तरफ जो इनके मुखालिफ थे यानी कि नॉर्थ कोरिया की फौज की तादाद सिर्फ 6 लाख थी और साउथ कोरिया की फौज खुद भी तकरीबन 12 लाख की थी। इसमें बाद में चीन के 23 लाख फौजी मजीद शामिल होते हैं। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने 38 पैरेलल लाइन को क्रॉस करते हुए साउथ कोरिया पर हमला किया। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन की हिमायत हासिल थी, जबकि साउथ कोरिया को बाद में अमरीकी हिमायत मिली, जिससे कोरिया की जंग का आगाज हुआ। 2 दिन के बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने साउथ कोरिया की मदद के लिए फौज भेजने का फैसला किया। दरअसल इसके पीछे अमेरिका ही था, चुनाचा अमेरिका ने फौरन फौजें भेजने का ऐलान किया। जुलाई 5, 1950 को अमेरिका की पहली जमीनी फौजें वहां पहुंचती हैं और जंग की इब्तिदा होती है। ओसान शहर में नॉर्थ कोरिया की फौजों ने 18 सितंबर 1950 को यूनाइटेड नेशंस की फौजों ने पोसान शहर के इर्द गिर्द आखिरी डिफेंस लाइन पर शदीद लड़ाई की और 15 सितंबर 1950 को
जनरल डिग्रस मैक आर्थर ने इंचवान पर इत्तेहादी फौजों के कामयाब हमले की क़यादत करते हुए जंग का रुख मोड़ दिया। 25 सितंबर को साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल को यूनाइटेड नेशंस की अफवाज ने नॉर्थ कोरिया के कब्जे से आज़ाद करा लिया। 19 अक्टूबर 1950 नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग पर यूनाइटेड नेशंस की फौजों ने हमला किया और इसके बाद 25 अक्टूबर 1950 को चीन की फौजों ने एंट्री ली और चीन ने यूनाइटेड नेशंस की फौजों के खिलाफ नॉर्थ कोरिया की हिमायत करते हुए जंग में एंट्री दी और नवंबर 1950 में चीन की जंग में शामिल होने के बाद चीन ने प्योंगयांग को यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स के कब्जे से छुड़वा लिया। जनवरी 4, 1951 चीन और साउथ कोरिया की फौजों ने सियोल पर दोबारा कब्जा कर लिया और मार्च के आते आते 1951 में यूनाइटेड नेशंस की फौजों ने ऑपरेशन रिपर के तहत कार्रवाई की और दोबारा से साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया के कब्जे से छुड़ा लिया और सियोल पर कब्जा कर लिया। अप्रैल के आते आते 1951 में जनरल मैक आर्थर को अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने उनके एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद चीन के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक दिया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। जनरल मैथ्यू रेज को उस वक्त वहां की कमान दे दी गई और जुलाई 1951 में जंग बंदी के मज़ाकरात का आगाज पंचोम के अंदर हुआ, लेकिन फौरी कोई नतीजा नहीं बरामद हुआ और 1952 का पूरा साल जंगबंदी के मज़ाकरात की नज़र हो गया। इस दौरान में मैदाने जंग में छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहीं। मार्च 1953 के आते आते सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन की मौत हो जाती है, जिसने अचानक मुज़ाकरात की रफ्तार में इजाफा कर दिया क्योंकि सोवियत यूनियन ने यहाँ से लचक का मुजाहरा करना शुरू कर दिया था। 27 जुलाई 1953 के आते आते आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन हो जाता है पंजोम सिटी के अंदर और जंगबंदी के तहत एक गैर फौजी इलाका DMZ जोन कायम किया जाता है और यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने 38 पैरेलल लाइन पर वापस जाने पर एग्रीमेंट जाहिर किया। जुलाई 1953 को पंजोम में जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत हुए, लेकिन ये एक मुस्तकिल अमन मुआहदा नहीं था। इसके बाद से अब तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान बाकायदा तौर पर जंग का खात्मा नहीं हुआ है। कोरिया की जंग एक इंतहाई खूरेज जंग थी जिसमें टोटली तकरीबन 25 लाख से 30 लाख लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर सिविलियन थे। ये जंग तबाहकुन साबित हुई और दोनों तरफ से बड़ी तादाद में फौजियों की और आम शहरियों की हलाकतें हुई। जंग के खात्मे तक नॉर्थ कोरिया में 20 लाख आम सिविलियन मारे जा चुके थे। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के 10 लाख शहरी मारे गए थे। अमेरिका के 2.25 लाख फौजी मारे गए थे और इत्तेहादी फौज के 3000 फौजी मजीद भी मारे गए थे। नॉर्थ कोरिया के अलबत्ता 4 लाख फौजी मरे और चाइना के भी 6 लाख फौजी मारे गए। यूं कोरिया की जंग के नतीजे में दोनों तरफ के बड़े बड़े शहरों के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लाखों लोग बेघर हुए और दोनों मुल्कों की इकोनॉमी तकरीबन तबाह हो चुकी थी। कोरिया की जंग कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान ताकत की कशमकश का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। इस जंग ने अमेरिका और उसके जितने भी इत्तेहादी थे उनको कम्युनिज्म के खिलाफ अपनी पॉलिसियों में मजीद शिद्दत इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने एशिया और दीगर इलाकों में कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को रोकने के लिए अपनी फौजी सियासी एक्टिविटीज को मजीद इजाफा कर दिया। जंग के बाद साउथ कोरिया अमेरिकी एड और उसकी सपोर्ट के साथ अपनी इकोनॉमी को दोबारा से तामीर करने में कामयाब रहा और आने वाली डिकेड्स के अंदर बहुत तेजी से तरक्की की, जबकि नॉर्थ कोरिया ने खुद को दुनिया से सेपरेट और अलग कर लिया और एक कम्युनिस्ट हुकूमत के उसूलों पर एक नई इकोनॉमी को इंस्टॉल किया। नॉर्थ कोरिया ने अपनी फौजी सलाहियतों को मजीद बढ़ाया और आज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इसका टेंशन बरकरार है। ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देगा। थैंक यू वेरी मच।